नमस्कार। आज भारतीय राजनीति में बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की एक कोशिश दक्षिण भारत में शुरू हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के स्थापना दिवस पर कई दलों को न्योता दिया। पहले उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, लेकिन केसीआर की महत्वाकांक्षा इसे राष्ट्रीय रूप देने की है। तो आज इनके स्थापना दिवस के मौके पर उनके अलावा 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मौजूद रहे और सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल थे। तो ये वो दल हैं जो केसीआर के मुताबिक एनडीए के खिलाफ एक साथ गोलबंद हो सकते हैं। इत्तेफाक से ये वो नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। आइए सुनते क्या कहना है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें सीखना है एक दूसरे से। अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। तो वैसे चाहे तो याद कर सकते हैं कि तीसरा मोर्चा बनाने की बात और कोशिश किसने पहले भी होती रही है। इसी दौर में कम से कम 2 नेता हैं जो किसी तीसरे मोर्चे से संभावित नेता के तौर पर खुद को देखते रहे हैं। इसमें एक नीतीश कुमार हैं, दूसरी ममता बनर्जी हैं। आज ममता बनर्जी पूर्वोत्तर में दिखी और सरकार से कई सवालों के जवाब मांगती नजर आईं। BJP is having money with them. They can use all the money. They can purchase the people from the money. We don't do it. We have the ideology. The ideology is based on by the people, of the people, for the people. We are for all. And that's why Meghalaya, we started before 6 months ago. And I think Meghalaya will win the election. And we will show how TMC can convert the mind of the Meghalaya people and how TMC can work for northeastern people also. लेकिन तीसरे मोर्चे की ये हांडी क्या अब भी सत्ता के चूल्हे पर चढ़ने की हालत में है? एक हिसाब लगाया जाता है बीजेपी और कांग्रेस से अलग सभी दल जुट जाएं तो एक बड़ा मोर्चा बनता है, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं के अपने टकराव हैं। मायावती और अखिलेश यादव क्या फिर साथ आएंगे? केसीआर की बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस या टीडीएस साथ आएंगे, या फिर तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके कैसे साथ आएंगे, या बंगाल में ममता और लेफ्ट एक दूसरे का हाथ थामेंगे? और मायावती ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। यानी इस तथाकथित तीसरे या चौथे मोर्चे में भी खासे अंतर्विरोध हैं। फिर इसमें से बहुत सारे दल बीजेपी या कांग्रेस के साथ जुड़कर एनडीए यूपीए का हिस्सा हैं या होने की तैयारी में। ऐसे में विपक्षी एकता ख्याल में जितनी सुंदर लगती है, व्यवहार में उतनी ही दूर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है, क्या एकजुट हुए बिना विपक्ष बीजेपी को रोक सकता है? आपके पास हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं, ए हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। तो यही आपकी राय हम ब्रेक के बाद सच के मीटर में बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बीजेपी के नेता जुड़ेंगे महेश वर्मा, उनका इंतजार करेंगे। तो डॉक्टर राजपाल, आप ही से ये सवाल है, जो आज ये खम्मम में हुआ तेलंगाना में कितना महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, और जो भी नेता थे वहां वो सब अपने अपने राज्यों के बहुत ताकतवर नेता है भाई। और उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी, जहां उस उत्तर प्रदेश से जहां से 80 लोकसभाएं जाती है और जहां से कोई ये उत्तर प्रदेश के बगैर देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, और न बन जिसको बनना होता है उसको उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है। उस उत्तर प्रदेश में मजबूती से विपक्ष की भूमिका में
और विधानसभा में भी नेता विरोधी दल है, और मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वहां मौजूद थे और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। तो सब अपने अपने राज्यों के प्रभावी नेता थे और सब इकट्ठा थे। तो ये संवाद होना भी चाहिए और समय समय पे भारतीय राजनीति में गठबंधन और संवाद होते रहे हैं, मीटिंगों में जाते रहे लोग, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो लगातार लोगों से संवाद और बड़े दिल से, बड़े मन से लोगों से गठबंधन से लेकर सारी चीजें, और जो भी ताकतें जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है और जो सामंतवादी सोच है उसके खिलाफ है, उनको सबको लामबंद होकर बीजेपी को हटाना चाहिए। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, किसान परेशान है और देश तरक्की नहीं कर रहा, कुछ चंद लोग तरक्की कर रहे हैं। उसके लिए देश की सरकार लगी है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग लगे हैं चंद लोगों को बढ़ाने के लिए। देश के लोग और नीचे चले गए, गांव के किसान की हालत बहुत खराब है। खासतौर से उत्तर। ठीक है राजपाल जी, एक एक करके बात रखते हैं आपकी। हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ गए। महेश जी, जैसे आज खम्मा में देखने को मिला, डॉक्टर राजपाल कह रहे हैं कि प्रभावशाली नेता अपने अपने राज्यों के जुड़े, जो ये एकजुटता की कोशिश विपक्ष की हो रही है, बीजेपी उसे कैसे देख रही है? क्या आंकलन आपका? निधि जी, बड़ा आपने सही मुद्दा आज उठाया है और आपने जैसे शुरुआती अपने वक्तव्य है जो आप लोग का एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो आप दर्शकों के सामने रखते हो, उसमें भी कहीं आपने कहा कि इस तरह की एकजुटता का कई बार इन्होंने कोशिश करी, लेकिन ये कभी सफल नहीं रहे। और आज भी अगर इस पहल को अगर आप देखें तो सवाल है कि तेलंगाना में जो है अखिलेश जी क्या करेंगे, केजरीवाल जी क्या करेंगे और केसीआर जो है उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। तो इस तरह के बेमेल, इस तरह की एक जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका कारण, उसका मकसद जो है समझना होगा। सवाल यह है कि जब केसीआर की बेटी कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती है, तब उनको याद आता है कि विपक्षी एकता की जरूरत है। और जब आप विपक्षी एकता की बात भी करते हो, चलो आप मिल भी लिए, तो आप लोगों ने क्या बात किया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी आप अपने स्वार्थ के ऊपर उठ के कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है, आपकी अपनी राजनीति कहीं दिखाई दे रही है। कोई जनता का मुद्दा आपने इसके जरिए उठाया नहीं जिससे कि ये कहा जा सके कि हाँ, आपकी इस एकजुटता का कहीं फायदा जनता को होने वाली है। तो ये इस तरह की चीजों के साथ, इस तरह के सोच के साथ जो है, अगर इस तरह की एकजुटता सामने आएगी तो वो हासिल सबका वही होगा जो अब से पहले 2014 से लेके और 2023 तक ये यही करते रहे हैं। कहीं ये हाथ मिलाते हैं, कहीं हाथ उठाते हैं, कहीं चाय पे मिलते हैं, कभी ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हैं। अब ये सारी चीजें आपको, जब भ्रष्टाचार के आरोप में राहुल जी घिरे तो उनको याद आया कि भारत जोड़ने की यात्रा शुरू की जाए। अब ये देखिए केसीआर जी की बेटी ये कहीं फंसी तो इनको लगा कि भाई अब हमें सारी एकता। अब ये केजरीवाल कहीं फंसे हुए, इनके मंत्री फंसे हुए, तो इनको लग रहा है कि सपा प्रमुख की हालत देखिए, उनके सारे नेता जो है किस तरह से एक एक करके, आजम खान जी से जैसे लोग भी जो है वो भी सजा याफ्ता हो गए। तो महेश जी, आपका ये कहना है कि जो निजी स्वार्थ है उसके चलते ये तमाम नेता साथ आ रहे हैं, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर राजपाल, जो ये कहना है महेश वर्मा का, आप कैसे इसे देखते हैं? क्या अपने अपने खेमे में अलग परेशान है नेतागण, इसलिए साथ आ रहे हैं? देखिए निधि जी, ये बीजेपी परेशान, नेताओं को कौन परेशान कर रहा? आप चुनाव आ जाएगा तो आपकी सीबीआई, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? जांचें तो आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत की, माननीय अखिलेश यादव जी की भी छवि खराब करने के लिए ये, और इनका सारा तंत्र है छवि खराब करने के लिए। पूरा पैसा और ताकत लगा ली चुनाव में, और छापा भी एक जगह पड़ा था पीयूष जैन के यहाँ, और इन्होंने चलवाया कि पंपी जैन के यहाँ छापा पड़ा और गलत चलवा के पूरी छवि करा। लेकिन क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद पता लगा, चंद घंटों में पता लगा कि वो बीजेपी का पैसा पकड़ा गया, और वो न्यूज गायब हो गई, वो नेता गायब हो गया, और वो सारा एक नंबर का पैसा हो गया।
ये इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है जो राम मंदिर के चंदे को भी खा जा रहे हैं, गंगा माँ के नाम पे जो सफाई के लिए पैसा आया उसको भी खा जा रहे हैं, गौ माता के नाम पे जो गौशालाओं के लिए पैसा आ रहा है उसको खा जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके जा रहे हैं उसका ठेकेदार हवाई जहाज खरीद लाया है और वो एक्सप्रेसवे एक पानी में बह गया पूरा। भ्रष्टाचार के दलदल में बीजेपी फंसी हुई है। आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये तो एक सवाल है ना, एजेंसियों का दबाव विपक्ष के नेताओं पर है, ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मायावती तो कह चुकी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, वो अखिलेश यादव और मायावती साथ नहीं आएंगी तो किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे? जो अंतर विरोध है विपक्ष में, अब आप देखिए ना, नीतीश कुमार आ जाते हैं ना, ममता बनर्जी आज साथ आती है। जब तक ये लोग साथ नहीं आएंगे, आप कांग्रेस को भी साथ नहीं लाना चाहते। हालांकि कांग्रेस भी अपने जो फिनाले करी भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी कई दलों को नहीं, आम आदमी पार्टी या कुछ और दलों को नहीं बुला रही है। तो जो ये अंतर विरोध है, इसको कैसे पार पाएंगे? देखिए निधि जी, कई बार इस देश में कई बार चुनाव के बाद में देश का प्रधानमंत्री का भी चयन हुआ, कई दलों ने बैठ के आपस में चयन भी किया है। और रही बात गठबंधन तो होते रहते, भारतीय राजनीति में टूटते भी रहते। इनका एनडीए बना था, आज कहाँ है? कितने दल भाग गए? अरे उत्तर प्रदेश में भी कई दलों से इनका गठबंधन हुआ था, तो आज कहाँ चले? गठबंधन में तो ये चलता रहता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से निजात पाना चाहती है। इन एक मात्र 31% वोट पे ये सरकार बनी है, 69% इनके अगेंस्ट है। और उत्तर देश की जनता अब जो जिस राज्य में जहां मजबूती से जो लीड कर रहा होगा उसके साथ में खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में आपने नहीं देखा, 36% वोट के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी 22 के चुनाव में लड़े, 36% वोट मिला और बैलेट पेपर में 350 सीटें लगभग जीते। ये तो बेईमानी से इन्होंने जीती सीटें, 125 सीटें तो हमारी निकली और कई सीटें इनके कलेक्टर और कप्तानों ने हराई। सवाल एक ये भी है, ठीक है आप ये अपनी दावेदारी करिए, लेकिन एक सवाल तो ये भी ना कि बिखराव है विपक्ष में और कौन बड़ा शीर्ष पद संभालेगा, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, भाई सभी पीएम कैंडिडेट बनने के लिए एक तरह से सपने देखते हैं। तो ये तो बहुत बिखराव जो है विपक्ष का, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए निधि जी, ये बाद में तय हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि देश की जनता इस बार बीजेपी को हटाना चाहती है, क्योंकि बेरोजगार परेशान है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और इन्होंने कहा था 22 तक इस प्रश्न पे विचार बाद में हो जाएगा। ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। महेश वर्मा जी, जो विपक्ष कह रहा है कि वो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले बाद में ले लेंगे, लेकिन कहीं बीजेपी के मन में चिंतन है, जिस तरह से विपक्ष कोशिश तो करने लगा है, 1.5 साल रह गया, अब कोशिश कर रहा है साथ आने की। निश्चित रूप से इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। इनका चाल, चेहरा, चरित्र जो है जनता को समझ में आ गई। अगर तुलनात्मक अध्ययन जनता करती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी लाइन जो है, हमारी लकीर थोड़ी लंबी होती है इनसे, इसलिए जनता हमें कहीं ना कहीं चुनती है। देश में निधि जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की राजनीतिक कवायद शुरू की, उसमें सबसे पहले उन्होंने इसी चीज का नींव रखा कि आप काम करिए और जनता के बीच में जाइए और आपको वोट मिलेगा, आपको समर्थन मिलेगा। जनता की जन सेवा करने का आपका अगर लक्ष्य है तो भाजपा क्या कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है, जा सकती है, लेकिन सवाल है कि वो लक्ष्य लेकर ये चलते नहीं। इनका लक्ष्य ही, आज सपा प्रमुख का बयान देखिए खम्मम में जो उन्होंने कहा, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। उससे आदमी को ऐसा लगता है आप करने क्या गए खम्मम में। आपने एक बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल ये बातें, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप में आप उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का और कांग्रेस का मिलना कहीं प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल खम्मम में जो है टीसीआर के साथ आपका हाथ मिलाने के क्या कुछ है। बिल्कुल आपने अपनी बातें रखी, तर्क रखे, लेकिन क्या हो रही है? जी, हमारे पास समय इतना ही है। आप दोनों ने अपनी बातें रखी, समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन वाकई में बहुत दिलचस्प है कि 2024 से पहले किस तरह से विपक्ष साथ आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
दो सच की पड़ताल में हमारा सवाल था, क्या एकजुट हुए बिना विपक्ष बीजेपी को रोक सकता है? हमारे पास करीब 5000 लोगों की राय आई। इनमें से 59% लोग कहते हैं नहीं, यानी बीजेपी को विपक्ष एकता के बिना नहीं रोका जा सकता, जबकि 38% की राय है ऐसा संभव है और 3% की कोई राय नहीं है। बहरहाल इसी सच के मीटर के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खबरों की खबर संकेत उपाध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।